हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ई विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, सब स्वस्थ हो, भगवान जी सबको खुश रखे, सब एकदम हेल्दी, मोटू मोटू चबी चबी हो जाओ। तो भाई हम लोग कर रहे थे पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर। पार्ट 1 हम पहले से कर चुके हैं, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। इसके सारे विषय मैंने करवा दिए, जाके अगर आपको देखना है तो जाके जरूर देख लेना। अगर होता नहीं है, बहुत बार पार्ट करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है, इतना ज्यादा हमारा वक्त नहीं होता है ना, परीक्षाओं के वक्त पे वक्त ही कम पड़ जाता है क्योंकि खेल कूद में तो भाई पार्ट अगर हमने नहीं पढ़ा है तो आप जाके उन विषयों को देख लीजिएगा, ठीक है। विषयों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार वीडियो देख के चला के देख लीजिए, बस हो गया भाई हमारा पार्ट, एकदम बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उस सबको छोड़ते हैं तो इतिहास की आपकी किताब से पार्ट 1 1000 वर्षों के दौरान हुई परिवर्तन की पड़ताल के प्रश्न उत्तर करने का भाई वक्त आ गया है। प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं, ठीक है। प्रश्न उत्तर करने का ये कारण इसलिए है, मतलब मैं इसलिए प्रश्न उत्तर करवाती हूँ जिससे आपका अच्छे से अभ्यास हो जाए। अगर आप कभी भी परीक्षा में बैठे तो कभी भी आपको थोड़ा सा भी झिझक ना हो लिखने में, क्योंकि आपने पहले से उसको अभ्यास कर रखा है, पहले से आपको पता है कि किस तरीके से किस फॉर्मेट में उत्तरों को लिखना है। अब जल्दी से लिख डालते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, प्रश्न उत्तर से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, फिर से याद करें कि एक खंड से मैंने लिया है ये। आपका देखें तो पूरे 8 के 8 प्रश्न मैंने करवाए हैं इसके अंदर जो महत्वपूर्ण लगे मुझे, ठीक है। तो अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, ठीक है। विदेशी शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अर्थ के में किया जाता है जो भारतीय नहीं है। आज के वक्त में भी करा जाता है, कोई भी गोरा या विदेशी हमें दिखता है तो हम यही समझते हैं ना कि भारत का तो नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये बात बिल्कुल सही, देखिए भारत में भी बहुत गोरे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी आंखें काली हैं, उनकी आंखें नीली होती हैं, हरी पीली होती है, हमारी तो काली होती है। अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन काली काली आंखें भी सबको पसंद है, ठीक है। तो मध्ययुगीन काल में यह किसी भी अजनबी पर लागू हो जाता था जो किसी दिए गए गांव में प्रकट होता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो उस समाज संस्कृति का हिस्सा नहीं था, इस अर्थ में वनवासी नगरवासी के लिए परदेशी था। तो भाई यहाँ पे ये बताया गया मध्ययुगीन काल जो था ना, जिस वक्त पे पढ़ाई लिखाई ये सामाजिक विज्ञान कुछ भी नहीं था, उस वक्त के बारे में बात हो रही है कि उस वक्त पे गोरा, कोई भी विदेशी गोरा आ जाता था तो उससे ऐसे डर जाते थे, भाई तू कौन है, कहाँ से आ गया। तो उसको माना जाता था कि वो हमारे भारत का नहीं है, किसी बाहर प्रदेश से आया हुआ है, और उसको कभी भी अपना नहीं माना जाता था। उसको ये माना जाता था कि वो संस्कृति और हमारी समाज से काफी परे है, ठीक है। साथ ही साथ गोरा आए उसी को ही परदेशी नहीं माना जाता था। अगर कोई दूसरे गांव का किसी और गांव में घुस जाए तो उसको भी ऐसे देख के अचंभित होते थे, ये कौन है, ये कहाँ से आ गया। तो मध्ययुगीन में ऐसा होता था। लेकिन रहने वाले 2 किसान वही गांव नहीं थे एक दूसरे के लिए विदेशी, भले ही वह अलग पड़े हैं धार्मिक या जाति पुष्टि भूमि में। तो यहाँ पे ये बताया है कि जैसे पहले होता था, पहले बहुत से लोग दूसरे गांव के लोगों को जानते ही नहीं थे, ठीक है। वो कोई आदिवासी हमारे शहर में आके देखता था तो हम उससे ऐसे देखते थे कहाँ से आ गया है। लेकिन अगर आप थोड़े से मॉडर्न दिशा, यानी कि थोड़ा सा आप आधुनिक काल में आ जाएंगे, मॉडर्न को आधुनिक काल कहते हैं, इस वक्त में आप देखेंगे तो अगर कोई दूसरे गांव का दूसरे गांव में आ जाता है तो उसको देख के इतना ज्यादा अचंभित नहीं करते हैं, उसको देख के इतना ऐसा नहीं फील करते हैं कि वो बाहर का आया हुआ, बस ये फील करते हैं कि अरे तो दूसरे पड़ोस के गांव से आया हुआ है, ठीक है। तो पहले के वक्त में, मध्ययुगीन के वक्त में, जिस वक्त पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं थी, किसी एक घर से दूसरे घर वाला इंसान भी आ जाता तो हमें पता ही नहीं रहता था ये कौन आ गया ठीक है। लेकिन आज के वक्त पे बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े गांवों से कोई भी हमारे शहर में आता है तो हम उसको देख के अचंभित नहीं करते हैं। हम यही सोचते हैं उसके पहनावे को देख के, उसके बात करने के लहजे को देख कर कि अच्छा ये बंगाल से आया होगा, ठीक है। पर ये नहीं सोचते कि तो बिल्कुल ही अजनबी है, एलियन है एकदम, ऐसा नहीं सोचते हैं। क्योंकि समझ लीजिए जैसे थोड़ी सी बंगाली झलक, मेरे एक टीचर थे, उनके अंदर उनकी आवाज में थोड़ी बंगाली झलक थी। तो एक बार वो पेट्रोल पंप पे खड़े हुए थे तो उन्होंने बोला आप बंगाल से हैं? उन्होंने बोला हाँ मैं बंगाल से हूँ। तो ऐसा तो नहीं है ना भाई उन्होंने अपने शहर से लात मार के भगा दिया कि तुम अजनबी हो, ऐसा तो नहीं है। तो जितनी भी पढ़ाई बढ़ती है भाई, जितना भी हमारा विकास होता है उतनी हमारी सोच अच्छी होती है। तो प्रश्न 2 पे आ जाते हैं, नीचे उल्लिखित बातें सही है या गलत। अंग्रेजी में ट्रू फॉल्स मिल गया हमें, तो बड़ी जल्दी से हम इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि बहुत आसान है।
सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते थे। ये बात बिल्कुल सही है कि 700 के वक्त पे, ये जो 700 से लेके 800 की सदी का वक्त था, इस वक्त पे लिखा पढ़ी और दस्तावेजों को संभाल के रखना, ये सब चीजें इतनी मान्यता इनको नहीं दी जाती थी। इसलिए उस वक्त के अभिलेख या फिर उस वक्त की लिखी हुई महत्वपूर्ण चीजें हमें आज के वक्त पे नहीं मिल पाएंगी, दुर्भाग्यवश पूर्ण। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। ये 700 से 800 के वक्त पे देखा जाए तो वैसे 700 से 800 के वक्त की ही बात कर रहे हैं। इस वक्त से थोड़े से आगे मराठा साम्राज्य भारत में आ गए थे। वैसे तो मराठीज बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, ठीक है, इससे बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त पे, इस काल के वक्त पे इन लोगों ने अपना राजनीतिक संगठन बना लिया था, राजनीतिक महत्वता देनी शुरू कर देती। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि दस्तावेज, लिखा पढ़ी अच्छे से संभाल के रखना, हर चीज का हिसाब रखना, एक समूह बन के रहना जिसको कोई तोड़ ना पाए, इन सब चीजों की स्थापना इन्होंने शुरू कर दी थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ दिए जाते थे और बाहर फेंक दिए जाते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है कि कभी कभार वनवासी जो होते थे, आदिवासी, वो जिस जगह पे रहते थे ना, वो काफी उपजाऊ होती थी और जंगलों के अंदर ऐसे बहुत से जड़ी बूटियां और बहुत से ऐसे पेड़ होते थे जिससे हमारे शहरी लोग उससे बहुत चीजें बना सकते हैं। या फिर वहां पे बांध बांधना हो, डैम बनाना हो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो करना हो तो वो आदिवासियों के घर के पास ही बनाया जा सकता था, जंगलों के पास ही। तो आदिवासियों को वहां से उखाड़ फेंक दिया जाता था ये काम करने के लिए। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ शहरी लोग नहीं, कृषि लोग भी करते थे, क्योंकि कृषि यानी कि किसानों को भी खेती बाड़ी करनी होती थी, इसलिए वो आदिवासियों को भगा के वहां की जमीन और पृष्ठभूमि उनकी ले लिया करते थे, वहां पर अपनी खेती शुरू कर देते थे। ये भी सही होगा, तीनों सही हैं। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। ये गलत है। गियासुद्दीन बलबन एक शासक था, वो 9वां शासक था मुल्मुक वंश का। तो गियासुद्दीन बलबन के अंदर कश्मीर और मणिपुर नहीं थे, उनके अंदर आ जाता था अफगानिस्तान से लेके बंगाल का इलाका। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे हम गलत लिख देते हैं। मेरी खिचड़ी मार राइटिंग से किसी को समझ नहीं आएगा तो मैंने यहाँ पे अच्छे से उत्तर लिख दिया है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो भाई 3 सही है और 1 गलत है। ओके, वही आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा वाला कर लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों को भरे। पहला वाला करते हैं, अभिलेखागारों में डैश रखे जाते हैं। अभिलेखागारों क्या होते हैं दोस्तों? अंग्रेजी में बोला जाए तो आर्काइव्स को अभिलेखागारों कहते हैं और पुस्तकालय को लाइब्रेरी बोला जाता है आज के वक्त पे। अभिलेखागार और पुस्तकालयों में एक छोटा सा अंतर है कि पुस्तकालयों में आपको हर तरीके की पुस्तक मिल जाएगी भाई, प्यार व्यार की वार्तालाप की पुस्तक और झगड़ा वगड़ा एक होता नहीं, नॉवेल्स मिल जाएंगी। लेकिन अभिलेखागारों में पुस्तक नहीं मिलती है पढ़ने के लिए, वहां पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दस्तावेज लिख देते हैं। ठीक है, तो अभिलेखागार जिसको आर्काइव्स बोलते हैं, उसके अंदर दस्तावेज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखे जाते हैं। इनमें आप ऐसे ही नहीं घुस सकते हो। अगर आपको हमारा इतिहास जानना है, मतलब 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी की बातें जाननी है, तो वो सब बातें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी लिखी हुई। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अच्छा खासा एक आधारित कुछ प्रमाण चाहिए होता है, तभी आप अंदर घुसने दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, कुछ ऐसा ऐतिहासिक चीज कर रहे हो, तब आपको घुसने दिया जाएगा। तो ख वाला करते हैं, डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तो 14वीं सदी में तो एक ही नाम आता है, जियाउद्दीन बर्रानी। तो भाई यहाँ पे नाम लिख देते हैं। जियाउद्दीन बर्रानी। ठीक है, अंग्रेजी में बर्रानी लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में बर्रानी है, तो आपको ये याद रखना है, बर्रानी। तो ये 14वीं शताब्दी का एक इतिहासकार था। इतिहासकार अंग्रेजी में हिस्टोरियन को बोला जाता है। अब ग वाला करते हैं, डैश 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 और डैश उपमहाद्वीप काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थीं। तो भाई फसलों की बात आ रही तो कुछ खाने पीने की बात आई थी। उपमहाद्वीप किसको बोला जाता है दोस्तों? मैंने सारे विषयों में जब जब भी ये मतलब आया है, इसको मैंने बताया आपको ये शब्द का।
तो इसका मतलब होता है कि हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है, जिसके अंदर कर्नाटका, केरल, बेंगलोर ये सब पड़ जाता है, ये प्रदेश पड़ जाते हैं, तो ये हमारा दक्षिणी भाग हो गया। और दक्षिणी भाग को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वो पूरा का पूरा पानी से ढका हुआ है। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, लक्षद्वीप, हर जगह पानी ही पानी है, इसलिए उसको बोला जाता है उप महाद्वीप। ठीक है, एक ऐसा द्वीप जो पानी, उसके नीचे पानी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे कौन सी फसलें थी, तो पहले लिख देते हैं आलू, आलू हो गया, मिर्च हो गया, मक्का लिख देते हैं, मक्का भी आया था उपमहाद्वीप के अंदर, और चाय और कॉफी। ठीक है, ये हमारे हो गए, और ये रहे उत्तर अच्छी तरीके से, बिल्कुल खिचड़ी मार राइटिंग में नहीं, अच्छी तरीके से। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, जियाउद्दीन बर्रानी दस्तावेज। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारे प्रश्न नंबर 4 के साथ। ठीक है, तो इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। बड़ा जटिल प्रश्न लग रहा है भाई, तो इसका बहुत ही साधारण सा उत्तर है कि ये जो काल जिसके बारे में ये पूरा का पूरा हमारा विषय था, पूरा का पूरा हमारा पाठ था, इस काल के बीच में ऐसी कौन सी नई तकनीकियां लाई गई, ऐसी कौन सी उन्नतियां करी गई, जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। तो भाई कुछ एक ऐसे लिख दीजिएगा, कुछ उल्लेखनीय तकनीकी परिवर्तन जुड़े इस अवधि के साथ थे। इस अवधि के वक्त पे कौन सी ऐसी तकनीकियां आई थी वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, देखिए अभी हमने प्रश्न नंबर पता नहीं कौन सा अभी करा था ना, जिसके अंदर हमें सही गलत पूछा गया था, उसके अंदर मराठा साम्राज्य के बारे में भी बात करी गई थी। तो वो इस काल इसके बारे में बता रहे हैं कि 700 से लेकर 750 के बीच में ही मराठा साम्राज्य भी स्थापित हुआ था, और मराठा साम्राज्य की राजनीतिक जो थी चीजें वो भी संसाधन शुरू हो गए थे। तो अब ये मत सोचिए कि 700 के बीच में कैसे शुरू हो गया, सिर्फ एक ही सदी के बीच में हुआ था क्या। तो 700 से लेके 750 के ये पूरा 1000 साल के बीच की बात हो रही थी वहां पे। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि 1000 साल के बीच में ऐसे कौन सी भाई बढ़िया बढ़िया तकनीकियां आई। तकनीकियों को अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी बोलते हैं भाई। ठीक है, बाहरी वर्गम शब्द है। तो पहला वाला करते हैं, फारसी पहिए का प्रयोग सिंचाई हुई थी। फारसी पहिया, अभी मैं आपको सबकी पीछे तस्वीर दिखाऊंगी। चरखा का प्रयोग मेम्बुनाई, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में जगह आएगी, में बुनाई। युद्ध में आगरे यास्त्रों का उपयोग। ठीक है, ये 3 चीजें उस वक्त पे नई नई तकनीकियां आई थी। अब इसका एक छोटी सी तस्वीर देखते हैं। देखिए किसके बारे में बात हो रही थी, फारसी पहिया किसको बोला गया था, इसको फारसी पहिया बोला गया था। अंग्रेजी में द पर्शियन व्हील नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है ना कि कुएं से ऐसे ढल ढल के पानी निकालना पड़ता था सारी हमारी महिलाओं को, जिससे वो थक जाती थी, और ऊपर से उनको लेके भी जाना पड़ता था लाद लाद के। लेकिन इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये ऊपर खुद ही पानी लेके और फिर आप इसे डोंगे में डाल लीजिए। तो ये फारसी पहिए की तकनीक 700 से 750 1750 के वक्त पे ये उस वक्त पे आया था। और फिर उसके बाद ये वाला आया था, आप कह सकते हैं बंदूक, जिसको आग्रे शस्त्र भी कहते हैं, यानी कि बारूद वाला शस्त्र। ये बंदूक ही है, गन ही है हमारी, लेकिन उसको काफी ज्यादा पहले के सदी में बनी हुई है ना, तो इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो ऐसे मार के फिर बारूद भर के फिर मारना पड़ता था। और फिर बात हो रही है यहाँ पे चरखा की। ये चरखा भी उस वक्त पे बना था 700 से 1750 के वक्त पे, जिसके अंदर बुनाई और कटाई होती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चीजें थी जो उस वक्त पे आधुनिक वक्त पे तकनीकियां आई थी सामने। 5वां प्रश्न करते हैं, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दे। अब ये हर जगह आपको इस काल पूछ रहा है, इस काल कौन सा काल, तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना जाइएगा। तो 700 से लेकर आप कह सकते हैं 1750 का काल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इस काल ये वाला काल है, 1000 साल वाला काल। ठीक है दोस्तों, तो इस वक्त पे भाई धार्मिक परिवर्तन भी आए होंगे। अब यहाँ मैं पीछे देखा कि कितनी उन्नति हुई, 3 नई नई चीजें आई सामने, धार्मिक परिवर्तन भी आए होंगे। तो वो क्या है दोस्तों, कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण धर्म में धार्मिक विकास आए। कुछ महत्वपूर्ण धर्म कौन कौन से थे, एक तो था आपका इस्लाम, और एक क्या था, हिंदू धर्म। इस्लाम और हिंदू धर्म। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण धर्म थे जिनके अंदर सबसे ज्यादा बदलाव देखे गए थे। नए देवताओं की पूजा,
ठीक है। पहला था नए देवताओं की पूजा शुरू हो गई थी, बहुत से नए नए देवता आ रहे थे, देवी देवता, इनकी पूजा शुरू हुई थी। निर्माण, रॉयल्टी और बड़े महत्व से मंदिरों की ब्राह्मणों के पुजारी प्रमुख के रूप में समाज में समूह नए परिवर्तन थे। ब्राह्मणों और पुजारियों को काफी ज्यादा महत्ता दी गई, उनको उस वक्त काफी ज्यादा ताकतवर माना जाने लगा। ठीक है, ब्राह्मण सामने आए। और तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रमुख आप कह सकते हैं परिवर्तन ये आया कि उस वक्त बहुत बड़े बड़े दिग्गज मंदिर बनाए गए राजा रजवाड़ों के सहायता से। तो ये 3 प्रमुख परिवर्तन आए थे हिंदू धर्म के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या है, यही है कि ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। संस्कृत भाषा का ज्ञान जानते थे वो लोग, इसलिए ब्राह्मणों का महत्व काफी ज्यादा उस वक्त बढ़ा। और ब्राह्मणों के पीछे भाई राजाओं का हाथ भी था, इसलिए उनको कोई छू नहीं सकता था, वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी माने जाते थे। साथ ही साथ अगर इस्लाम के बारे में बात करें तो इस्लाम के बारे में भी आ जाता है कि सुन्नी शिया मुसलमान, ये जो इस्लाम के 2 बड़े समूह हैं, ये सामने आए थे। ठीक है, और इस्लाम में एक चीज और आई कि बहुत अलग अलग तरीके की धार्मिक, आप कह सकते हैं धार्मिक विद्वान सामने आए, और बहुत लोग अलग अलग तरीके की उनकी पढ़ाइयां भी सामने आई। 2 बड़े बड़े विश्वविद्यालय उन लोगों ने खोले, एक था शफी, एक था हनाफी, ऐसे करके कुछ विश्वविद्यालय खोले गए। तो इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन आए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे अलग अलग देवताओं की पूजा शुरू हुई और बहुत से बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए गए। ठीक है, वही मैंने आपको इस्लाम में बताया कि उन्होंने संरक्षित कर दिया था सम्राट द्वारा। भक्ति का विचार उभरा, लोगों के अंदर व्यापारी और प्रवासी के साथ लाए उन्हें की शिक्षा, कुरान की पवित्र पुस्तक मुसलमान। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए पवित्र पुस्तक सामने आई 17वीं शताब्दी के वक्त पे। 17वीं से 18वीं शताब्दी के वक्त पे कुरान भारत में आई। वो व्यापारियों द्वारा लाया गया और कुछ लोगों द्वारा लाया गया, और फिर कुरान को एक ऐसा जगह दी कि वो पवित्र पुस्तक कहलाने लगी इस्लाम जो मानते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, जैसे हिंदुओं के लिए भगवत पुराण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पवित्र पुस्तक मानी जाती है। सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब बहुत ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको वो अपना गुरु मानते हैं। तो वैसे ही कुरान किसके लिए है? मुसलमानों के लिए है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कि कौन कौन से परिवर्तन आए थे। प्रश्न नंबर 6 करते हैं, आइए समझे से। पिछली कई शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ, ये तो छुप गया, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदलता है? तो भाई ये पिछली कई शताब्दियों में भी यही वाली बात हो रही है। 700 से लेकर 1750 के वक्त पे हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कितनी बार, कैसे, कब बदला, वही जल्दी से करते हैं। तो भाई उत्तर क्या है, ये देखिए, ये देखा गया है कि भाषा और उसकी व्याख्या बदल जाती है समय के परिवर्तन के साथ। जी हाँ, पहले के वक्त पे अगर हमारी मम्मी बोलती थी बैंगन की सब्जी खा लोगे, तो ठीक है, बैंगन सबके घर में चलता था। आज के वक्त पे है डिनर में ओकरा है, डिनर में एग प्लांट है। तो भाई ऐसे करके भाई अलग अलग शब्द का इस्तेमाल होता है। भाई काफी ज्यादा मॉडर्न शब्द आ गए हैं भारत के अंदर। साथ ही साथ आज के वक्त पे कैसे बताएं, मतलब लोग आयुर्वेद को ज्यादा मानते नहीं है। ये बात थोड़ी कड़वी है पर हाँ सच है। लोग स्टील के बर्तन में, प्लास्टिक के जार में कैसे भी खा लेते हैं, जस्ट ये देखकर कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, डिजाइन में भाई बहुत बढ़िया है। लेकिन पहले के वक्त ऐसा नहीं होता था। तांबे के बर्तन में खाना खाया जाता था, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता था, मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों का पानी पिया जाता था, जिससे हमारी शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जाते थे, बहुत अच्छे अच्छे तत्व जाते थे हमारे शरीर में, जिससे शरीर और मजबूत बनता था। लोग 6 बजे उठ जाते थे और सुबह सुबह 4 बजे मंदिरों के पट खुल जाते थे। रात में 7 से 8 बजे तक खाना खा के सो तक जाते थे। ये सब चीजें बहुत पहले आयुर्वेद में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप आयुर्वेद के तरीके से चलोगे ना, तो मैं क्या बताऊं मैं, मतलब मेरा एक भाई है, उसने मास्टर्स कर रखी है आयुर्वेद में, तो हमें भाई बताता रहता है और हम उसकी बातें मानते भी हैं, बाद में मैगी भी खा लेते हैं। तो भाई आयुर्वेद में सब बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं मानी जाती है, सब नहीं खाना चाहिए। तो भाई कैसे रोगे, लोभ लालच, क्या करें। तो यही बात है। आपको एक मैंने छोटा सा उदाहरण दे दिया कि पहले के वक्त पे क्या सब्जियों को बोला जाता था, आज के वक्त पे क्या बोला जाता है। तो वैसे ही काल बदलता जाता है, सदियां बदलती जाती है, निकलती जाती है, और एक शब्द का
मतलब तो वही रहता है लेकिन वो शब्द अलग हो जाता है। पहले हिंदुस्तान मतलब बहुत बोला जाता था, आप आज के वक्त पे देख लीजिए हर कोई भारत या इंडिया नाम लेता है, हिंदुस्तान नाम लेता ही नहीं है। बहुत भारी भरकम नाम है वैसे तो, या तो ये गानों में आपको सुनने मिल जाएगा या बड़ी बड़ी कविताओं में ये नाम आपको दिखेगा, लेकिन लोग बच्चे हिंदुस्तान नहीं बोलते हैं आजकल, क्योंकि वो हिंदू आ जाता है ना एक तरीके से, भारत बोलते हैं वो ज्यादा सही रहता है। तो ये शब्द मेनाजी सराज ने सबसे पहले इस्तेमाल करा था, ठीक है, पहली बार इन्होंने इस्तेमाल करा था मेनाजी सराज ने, ठीक है। ये एक इतिहासकार थे, यहाँ पे माफ कीजिएगा यहाँ पे ए आ गया है। 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार माने जाते हैं मेनाजी सराज। तो 13वीं सदी के वक्त पे हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल हुआ, ये आपको याद रखना है, ये कभी भी सही गलत कैसे भी करके आ सकता है, ठीक है। तो वह एक के साथ इस शब्द का अर्थ है पंजाब हरियाणा के क्षेत्र और गंगा और यमुना के बीच की भूमि। तो भाई मेनाजी सराज ने 13वीं शताब्दी में भाई ये जो शब्द इस्तेमाल किया है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये है कि भारत में पंजाब हरियाणा गंगा यमुना ही है, इसी को भारत बोल दिया गया है, और बाकी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कुछ भी भारत नहीं बोला गया है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पंजाब और गंगा यमुना की नदी और उसके बीच के जगह को ही भारत बोल दिया गया था, मतलब हिंदुस्तान बोल दिया गया था। तो भाई ये मेनाजी सराज ने बिल्कुल गलत किया, बढ़िया नहीं लगा मुझे तो उस वक्त पे शायद उनको इतना पता नहीं होगा कि भारत में कितने क्षेत्र हैं, कितने राज्य हैं, कितने गांव हैं, 1000 से ऊपर गांव हैं, आप कह सकते हैं 29 राज्य हैं और क्या क्या चीजें हैं। वो अब जाके उन्हें पता करना चाहिए कि भारत क्या बन चुका है, ठीक है। वैसे वो रहे नहीं, अब कैसे पता करेंगे, माफ कीजिएगा। तो इसका इस्तेमाल राजनीतिक अर्थों में किया गया था। एक हिस्सा बनाने वाली भूमि दिल्ली सुल्तान के प्रभुत्व, हालांकि ये शब्द के साथ स्थानांतरण हो गया सल्तनत की सीमा, लेकिन ये दक्षिण भारत को कभी शामिल नहीं किया था। देखिए हिंदुस्तान के अंदर कभी भी दक्षिण भारत को कभी शामिल ही नहीं किया गया, दक्षिण भारत को भी छोड़ दिया। उत्तरी भाग से तो ले लिया हरियाणा और हरियाणा और पंजाब को तो उत्तरी भारत से ले लिया, हमारा पश्चिमी क्षेत्र छोड़ दिया, पूर्वी क्षेत्र छोड़ दिया, दक्षिणी क्षेत्र छोड़ दिया, सिर्फ उत्तरी भारत की जगहों को लेके बोल दिया कि यही हिंदुस्तान है, ठीक है। तो बाद में 16वीं शताब्दी के अंदर बाबर ने इस शब्द का प्रयोग करते हुए समय का अर्थ था। देखिए उसके बाद ये शब्द बाबर ने इस्तेमाल किया था, बाबर ने 16वीं शताब्दी में शब्द इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान, लेकिन उसने पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना को भारत नहीं कहलाया था, उसने बोला था जीव और वहां के वनवासी संस्कृति इन सबको मिला मुलू के उसने हिंदुस्तान का शब्द यूज किया था, मतलब उसके पीछे उसका कारण अलग था। उसने इस्तेमाल किया मेनाजी सराज ने ये बोलकर कि पंजाब हरियाणा और यमुना गंगा ही क्या है, हिंदुस्तान है। और बाबर ने 16वीं शताब्दी में शब्द इसलिए यूज करा क्योंकि इस्तेमाल करा क्योंकि उसको बोलना था, उसको हिंदुस्तान को, उसके पीछे हिंदुस्तान बोलने का कारण ये था कि उसको हमारे भारत के वनवासी हो गए, संस्कृति, इन सब चीजों को उसने हिंदुस्तान बोला है, ठीक है। तो दोनों के कारण काफी अलग थे। प्रश्न नंबर 7 करते हैं, जातियों के मामले कैसे नियंत्रण किए जाते थे? तो भाई पहले के वक्त पे जातियां बनाई गई थी बहुत सारी, वर्ण प्रणाली भी बनाई गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, उसके बाद जातियां आ गई थी, ठीक है। तो जातियां उपजातियां थी जिनको आज के वक्त अंग्रेजी में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, ठीक है। जातियां थी जो आर्थिक और यहाँ पे 1-2 शब्द दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गए हैं तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा, आधार पर वर्गीकृत किया गया था सामाजिक स्थिति को, ठीक है। उन्हें उनके अनुसार रैंक किया गया था, पृष्ठभूमि और उनके व्यवसाय रैंक स्थानीय रूप से तय नहीं थे। वह के रूप में यहाँ पे एक आ जाएगा, एक रूप में भिन्न शक्ति प्रभाव और संसाधन के अनुसार जातियों के सदस्यों द्वारा नियंत्रित था। इसलिए एक ही जाति की स्थिति क्षेत्र से भिन्न हो सकती है, क्षेत्र की जातियों की अपनी शासन प्रणाली थी। अब यहाँ पे देखिए इतना भारी भरकम शब्द ये सब दे रखा है, आसान से आप मेरे शब्द को सुनिए और वही लिखिए कि उपजातियां और जातियां पहले के वक्त में बनी थी, बहुत पहले काल से ये चलती आ रहा है, उपजातियों की प्रणाली चलती आ रही है। प्रणाली का मतलब शब्द होता है, प्रणाली का मतलब सिस्टम होता है, माफ कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या था कि ये गांव में रहने वाले कुछ लोग होते थे जिनको जातियों में बांट दिया गया था।
इन जातियों को पंच संभालते थे। पंच आप यानी कि पंचायती, जो पंचायती राज होता था वहां पे, वो संभालता था। उसके अंदर 5 बड़े वृद्ध होते थे जो बहुत ताकतवर मजबूत होते थे, जिनके पास काफी ज्यादा धन धान्य होता था। ऐसी कोई पंचायत में नहीं जा सकता। पंचायत इनका फैसला करती थी। अगर उन्होंने कोई गलती करी, उनको कोई समाधान चाहिए किसी चीज का, तो वो पंचायत की बात ही मानते थे। बहुत से नियम कानून भी इनके लिए बनाए गए थे, वो सिर्फ वही मानते थे। इनको बाहर के शहर समाज इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस एक गांव में जो चलता था उससे ये अपना मतलब रखते थे। और जाति पात ये सब बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये जातियां बहुत बहुत संभल के रहती थी, किसी भी बड़े गांव के लोग से पंगा वंगा नहीं लेती थी, क्योंकि जातियां काफी नीची मानी जाती थी। और जितने भी इनका आप कह सकते हैं एक ही जाति के भिन्न, एक ही जाति, ऐसा नहीं कि एक ही जाति होती थी, बहुत अलग अलग जातियां होती थी। जैसे कि अगर आप लोहा का काम करते हैं तो अब लोहे की जाति में डाले जाएंगे, लोहाकारों की जाति में डाले जाएंगे। अगर आप कलाकृतियां बनाते तो कलाकृति वाली जाति में डाले जाएंगे। तो बहुत सारे अलग अलग जातियां बनती थी और ये सिर्फ उन्हीं का शासन मानते थे, शासन प्रणाली जो क्या है, जो गांव के अंदर बनी हुई थी, जो थे पंचायत। ठीक है, तो ऐसे उपजातियां अगर हम देखें तो उपजातियों में अदायबियारी आ जाते हैं, कृषि जाति आ जाते हैं, अहिरवार आ जाते हैं, अरोड़ा आ जाते हैं, अस्ती आ जाते हैं। ये कुछ उपजातियों के नाम हैं। और अगर आप बात करें आप हमारी जाति और वर्णा प्रणाली की, तो ये हमारा जाति वर्णा प्रणाली है। ठीक है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय सबसे ऊपर, वैश्य सबसे ऊपर, उसके बाद शूद्र है, उसके बाद अछूत आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊंची जातियां आती हैं। देखिए जातियों में भी ऊपर नीचे होता है, एक ही जाति नहीं होती है, ऊंची जाति आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद पिछड़े वर्ग आ जाते हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति, जिनको हम जानते भी नहीं है, ऐसी भी जातियां आती हैं। ठीक है, तो जाति भी अलग, बहुत अलग अलग से लेवल पे होती हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र ये सब भी अलग अलग उन पे होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 करते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न है, इसे जल्दी से हम लोग शुरू कर लेते हैं। सर्वश्रेणी क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पैन क्षेत्रीय शब्द था, साम्राज्यों के क्षेत्रों के अर्थ में उपयोग किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ। राजवंश चोला, खिलजी, तुगलक और मुगलों की तरह अपने साम्राज्यों को आखिर क्षेत्रीय विस्तारित किया। हालांकि ये सभी साम्राज्य नहीं थे समान रूप से स्थिर या सफल भी नहीं थे, लेकिन पैन क्षेत्रीय शासन ने क्षेत्रों चरित्र को बदल दिया। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य किसको बोला गया है, तो इसको पैन क्षेत्रीय शब्द भी दे सकते हो आप लोग। मतलब सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य मतलब कि ऐसा साम्राज्य जो बहुत दूर दूर तक जिसकी जटाएं फैली हों, जो बहुत सारे शहर और राज्य और गांव का साम्राज्य उसके अंदर भीतर हो। जैसे कि मुगलों का साम्राज्य ले लीजिए, उनके अंदर दूर दूर तक फैला हुआ था, उनकी जड़ें दूर दूर तक। और मराठाओं को ले लीजिए, मराठा ने उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण हर जगह के राज्यों पर और कस्बों पर कब्जा जमा रखा था। ठीक है, अपने भीतर ले रखा था। तो ये सर्वश्रेष्ठ यानी कि बहुत ज्यादा परस्पर राज्यों या साम्राज्य को बोला जाता है। यानी कि कुछ ऐसे साम्राज्य जो कहीं हारते नहीं है, चुनौतियों का सामना करते हैं और बहुत ही ज्यादा अतिरिक्त मात्रा में फैले हुए हैं पूरे भारत में। अब आप ये भी जान लीजिए कि सारे के सारे साम्राज्य ऐसे नहीं होते हैं। तुगलक ले लीजिए, चोला ले लीजिए, खलजी ले लीजिए, बहुत से साम्राज्य हैं जो नीचे भी गिर गए, ऊपर भी उठे और कुछ कुछ अपनी जगह पर ही रह गए। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे साम्राज्य ऊपर उठते रहते हैं, कुछ कुछ नीचे भी गिर जाते हैं। हार होती है या जीत होती है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य वही होता है जिसके अंदर हर चीज सही तरीके से चल रही होती है और जिसकी जो जटाएं हैं वो हर जगह फैली हुई है, जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य है और बहुत फलता फूलता परस्पर साम्राज्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप तस्वीरों में देखना चाहे तो जैसे चोला साम्राज्य है, बहुत ज्यादा फलता फूलता साम्राज्य था। ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़ा बृहदेश्वरा मंदिर बनाया जो आज के वक्त पे पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा एक स्थल माना जाता है। खलजियों का जामा मस्जिद ले लीजिए, इधर का खाना यार क्या बताऊं, इतना बढ़िया लगता है ना, मेरे को क्या बताऊं। तो भाई इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि बहुत से ऐसे साम्राज्य थे जो नीचे भी गिरे और बहुत से ऐसे साम्राज्य थे जो ऊपर भी उठे। तुगलक साम्राज्य देख लीजिए, काफी सालों तक अच्छा चल रहा था, लेकिन जब जैसे तुगलक बैठे वहां पे, मोहम्मद बिन तुगलक बैठे, वो नीचे गिरता गया।
खलजियों ने कभी भी अपने साम्राज्य को नीचे नहीं गिरने दिया, वो हमेशा उन्होंने खुद को बचा के रखा। चोला साम्राज्य भी कम नहीं था, उन्होंने भी खुद को बहुत ही ज्यादा एक फलता फूलता साम्राज्य बनाया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको इससे काफी ज्यादा मदद मिली होगी। प्रश्न उत्तर जरूर बाकी विषय और पाठों के भी देखा करिए, जिससे आपको एक अच्छा अभ्यास हो जाए और अब जब परीक्षा में लिखने बैठे तो आपके हाथ ना कांपे, आपको पता ये दिमाग में रहे कि भाई मैं अभ्यास करके आया हूँ, अच्छे से पढ़ के आया हूँ, मैडम के साथ एकदम बढ़िया से सीख के आया हूँ, तो कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त निकालिए और इनको भी कर लिया करिए। ठीक है, तो अपना ध्यान जरूर रखिएगा एंड टेक केयर। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, कोई भी तकलीफ हो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना और टेक केयर, बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे चंगू मंगूस।